सर्वेभ्यः दीपावल्याः हार्दाः शुभकामनाः मङ्गलकामनाः। एषः महोत्सवः भारतीयानां कृते अति उत्तमः महोत्सवः। श्रीरामस्य संस्मरणे एव सर्वेषु गृहेषु दीपप्रज्वलनं भवति। अतः सर्वेषां कृते मम शुभकामनाः। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू अनस्क्रिप्टेड टॉक्स विद मुदित। दोस्तों, सबसे पहले आप सबको हैप्पी दिवाली। प्रभु की सब पे कृपा रहे, सबके घर में बहुत सारी खुशियाँ आए। दोस्तों, आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जुड़ी है जिन्होंने, जब पब्लिक हसल कर रही होती है, इन्होंने वो मुकाम हासिल करा एंड ये वहाँ से ड्रॉप आउट हुए एंड उसके बाद इन्होंने एक नई फील्ड को चुना। क्यों? क्योंकि इन्हें एक सेल्फ सेटिस्फेक्शन चाहिए था, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी के लिए। So, without wasting time, let me introduce one and only Mr. Vivek Kaushik sir. नमस्ते, प्रणाम सभी को। एंड सर, आप दिवाली पे विशेष हमारे गेस्ट को ज़रूर दीजिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी है। सर्वेभ्यः दीपावल्याः हार्दाः शुभकामनाः मङ्गलकामनाः। एषः महोत्सवः भारतीयानां कृते अति उत्तमः महोत्सवः। श्रीरामस्य संस्मरणे एव सर्वेषु गृहेषु दीपप्रज्वलनं भवति। अतः सर्वेषां कृते मम शुभकामनाः। आई गेस आप सबको समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गूगल का यूज़ कीजिए, क्योंकि संस्कृत इज़ वन ऑफ द मेन लैंग्वेज जिसको आज हम कहीं ना कहीं छोड़ रहे हैं। तो मैं आपको थोड़ा सर के बारे में पहले इंट्रो दे देता हूँ। सर एक आर्मी में लेफ्टिनेंट थे, उन्होंने वहाँ से ड्रॉप आउट किया, देन ये पीएचडी कर रहे हैं इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसके साथ एक ये आरएसएस में मेंबर है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सर, कैसा लग रहा है आपको हमारे पॉडकास्ट पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि आपसे ये पहली एक मुलाकात थी जी और मुझे नहीं पता था कि ये इस तरह से एक ऐसा प्रारूप लेगी जी कि जिसमें हम समाज के सामने उपस्थित रहेंगे। जी निश्चित रूप से जो आपका ये कार्य है प्रशंसनीय है, तो मैं तो इसकी सराहना ही करूँगा। नहीं सर, ये हमारा सौभाग्य है कि आपने हमें टाइम दिया एंड ये सब ठीक है, बट सबसे पहले मुझे पूछना है आपसे कि जब लोग बाग अपनी पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं, कॉलेज लाइफ कंप्लीट करते हैं, उसके बाद वो एक करियर चुनते हैं। आपने एक ऐसा करियर चुना जो कि हर कोई चुनना चाहता है, दैट इज़ आर्मी, कि वो अपनी देश की रक्षा करे। उसमें ड्रॉप आउट लेना, वो भी एक प्रॉपर पोजीशन हासिल करने के बाद। देखिए, विषय दो रहते हैं। सबसे पहला विषय कि आप तरक्की करना चाहते हैं या आप अपने उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं जो आपने निर्धारित किया है। दूसरा रहता है कि आपको आत्मसंतुष्टि है क्या। जी तो इन दो बातों में यदि हम चलते हैं, लक्ष्य तो बहुत सारे हैं, शॉर्ट टाइम्स भी होते हैं। मान लीजिए मैंने अभी एक लक्ष्य निश्चित किया, मुझे अभी भूख लगी है, भोजन करना है, तो भोजन कर लिया, देन उसके बाद कंप्लीट हो गया क्या सब कुछ? शाम को फिर से भूख लगेगी। तो इट मीन्स दैट ये परमानेंट लक्ष्य नहीं है। ये आपके ऐसे लक्ष्य हैं जो जीवन पर्यंत नहीं है। इन्हें दीर्घकालीन लक्ष्य नहीं कहते, शॉर्ट टर्म्स कहते हैं। तो ये कभी प्रायः समाप्त नहीं होते मनुष्य के जीवन में। तो एक ऐसा लक्ष्य हमारा होना चाहिए जो जीवन का एक हो, जिसके द्वारा हम पूर्ण जीवन में हमारे कुछ ना कुछ ध्येय हो, यहाँ तक मुझे जाना है, इसके द्वारा जाना है। तो ऐसा एक दीर्घकालीन लक्ष्य बना करके चलना चाहिए। जी संभवतः मुझे लगता है ये हमारा एक शॉर्ट टर्म लक्ष्य था, नौकरी पा लेना, हाँ जी धन पदवी इत्यादि आ जाना एक सामान्य सी बात है। किंतु एक दीर्घकालीन लक्ष्य लेकर के कार्य करना, जिसमें सिर्फ आपका एक ही चिंतन हो, आप यदि किसी भी कार्य को कर रहे हो तो आपको ध्येय स्मरण हो आपका कि आपको ओके जाना कहाँ है। हाँ जी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये संतुष्टि ही ऐसा एक मार्ग है जो आपको कहीं भी लेके आ सकती है। तो अभी एट प्रेजेंट जब आप इस फील्ड में जुड़ चुके हो, तो आपको संतुष्टि मिली या अभी उसमें थोड़ा टाइम और है? मैं 2016 में पहली बार संस्कृत सीखी थी। जी तो मैं कहता हूँ मेरा पुनर्जन्म हुआ है, ओके, ये बहुत बड़ी बात है आप कह रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा हुई। ठीक है। तो वही फिर अंग्रेजी इतनी ज़्यादा हम पर हावी थी, या ये कहिए कि अंग्रेजी हिंदी, मैं भाषाओं का विरोधी नहीं हूँ, किंतु भारत की जो अस्मिता जिस भाषा में वह है संस्कृत।
तो जब मैंने वो सीखी तो मुझे लगा ये मेरा पुनर्जन्म है। तो हाँ, मैं 2016 से जी रहा हूँ। ओके। तो आज के समय में सबके माइंडसेट में ये है कि अगर कोई संस्कृत सीख रहा है हम्म, तो वो पूजा पाठ में जाएगा। हम्म। आप उस चीज़ को कैसे लेते हैं? देखिए, संस्कृत इज़ अ लैंग्वेज, नॉट अ सब्जेक्ट। सो हमें सबसे पहले ये समझना चाहिए जी। कि भाषा और विषय में अंतर होता है। ठीक। भाषा माने वह जिसमें कम्युनिकेशन हो सके। अभी जैसे आप सभी सुन रहे हैं, तो ये एक भाषा है। हम जिसमें बात कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना हमारे भावों को। अब मैं आपको बताने लगूँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, आपको समझ में आ रहा है क्या कुछ? नहीं आएगा, बिकॉज ये एक मैथमेटिकल एक फॉर्मूला है जिसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इट मीन्स दैट मैथमेटिक्स इज अ सब्जेक्ट हाँ जी। एंड लैंग्वेज इंग्लिश भी तो है, हिंदी भी तो है। जी। ऐसे ही संस्कृत एक भाषा है। तो भाषा के माध्यम से हम कहीं भी जा सकते हैं। आपने कहा पूजा पाठ, हवन इत्यादि, ये एक विधा है संस्कृत की, कि संस्कृत इतनी समृद्धशाली भाषा है। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, विश्व की सबसे बड़ी भाषा है संस्कृत। हाँ जी। वर्तमान में 102 अरब 78 करोड़ 50 लाख शब्द हैं संस्कृत में। ओह माय गॉड! इतने मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करे थे। आपने कभी सुना है कि इतनी बड़ी कोई भाषा है? नहीं। और संस्कृत एक ऐसी भाषा है जिसमें नए शब्द बनाने की एक पावर है। आप इसके द्वारा बहुत सारे शब्दों का निर्माण कर सकते हैं। ओके। जैसे हाथी, हाँ जी। हाथी के लिए आप 100 शब्द बना सकते हैं। आप कुछ इसमें हमें बताना चाहेंगे एग्जाम्पल के तौर पे? फॉर एग्जाम्पल, हाथी को हस्ती, कुंजरह, ऐसे करके इसके ओके। 100 नाम है। एक क्रियापद है, गम धातु है। ओके। तो गम धातु से कितने प्रकार के आप क्रियापद बना सकते हैं, माने वर्ब्स कितने जी। क्रिएट कर सकते हैं। गच्छति, गमिष्यति, गतवान, अगच्छत। जी। एक एक क्रियापद से आप 10,000 क्रियापदों का निर्माण कर सकते हैं। ओके। संस्कृत में हर एक शब्द का एक अर्थ होता है। जैसे राम, आपने सुना होगा, हाँ जी। जय श्री जानते हो, राम। जय श्री राम। भारत के तो आत्मा राम ही है। हाँ जी। और दीपावली का भी पर्व है, जैसे कि आरंभ में हमने कहा कि राम हमारे हृदय में बसते हैं, हाँ जी। राम हम में रमण करते हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड राम? तो हम कहेंगे राम भगवान है। आमतौर पर यही लोग कहते हैं। जी। किंतु राम शब्द का अर्थ क्या है? तो राम संस्कृत के रम धातु से बना है। ठीक है। संस्कृत में एक शब्द को बनाने के लिए एक प्रत्यय, एक उपसर्ग और एक धातु, इनके द्वारा शब्दों के निर्माण होते हैं। ओके। तो राम जो शब्द है रम धातु से बना है, जिसका अर्थ है रमन्ते यस्मिन योगिनः सह रामः, जो योगियों को भी अपने में रमा ले। हाँ जी। आप जन सामान्य की बात छोड़ दीजिए, जो योगी हैं, जो सब कुछ, जो वैराग्य जिन्होंने प्राप्त कर लिया है, सब कुछ छोड़ छाड़ करके जो बैठे हुए हैं, जो उनको भी खुद में रमा ले, अट्रैक्ट कर ले, वह राम है। तो ऐसे ही संस्कृत में बहुत एक शब्द निर्माण की एक वैज्ञानिक पद्धति है। दूसरा, हम लोग संस्कृत से दूर क्यों हो गए, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यही रहा है क्योंकि हमने सोचा है संस्कृत एक बहुत कठिन भाषा है और इसको पढ़ करके आपका कहना कि पूजा पाठ हवन इत्यादि करेंगे, हाँ जी। ये एक विधा है संस्कृत की। इंग्लिश में भी पोइट्री होती है। जी। आपने कोई याद है आपको? हमें तो उसमें वो वाली थी, एक्चुअली में अभी करंट याद नहीं आ इट्स रही। ओके। हिंदी में कोई कविता याद है आपको? नानी तेरी मोरनी को। मोर ले गया। हाँ जी। सो ये क्या है, ऐसे ही संस्कृत में भी श्लोक होते हैं। ओके। संस्कृत में श्लोक हैं, छंद हैं, और जैसे हिंदी में कविता है, सोरठा है, चौपाई है, उधर इंग्लिश में भी पोइट्रीज हैं। जी। ऐसे हर एक भाषा में अपने अपने रहते हैं। तो अब बाइबल आपने देखी है, हाँ जी। कभी आप चर्च गए हैं? हाँ जी। वहाँ पर भी तो इंग्लिश में बोलते हैं ना जब प्रेयर्स करते हैं। हाँ जी। आपने कभी कुरान देखी? हाँ जी। वो किस भाषा में? उर्दू। अरबिक। हाँ जी, सॉरी। तो आपने वो उनकी जो प्रेयर्स रहती हैं वो किस भाषा में करते हैं? अरबिक। अरबिक में। सो संस्कृत में प्रेयर्स करना और उसको एक जाति विशिष्ट वर्ग से जोड़ देना, मुझे लगता है ये अन्याय है। ओके। जैसे अब हम कहें कि संस्कृत माने पूजा पाठ या केवल एक जाति विशेष की भाषा है, हाँ जी।
तो क्या संस्कृत पढ़ करके आप पंडित जी बनेंगे? नहीं क्या संस्कृत पढ़ करके आप आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकते? बन सकते हैं। अभी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अभी कई ऐसे सिविल सर्विसेज में ऐसे आईपीएस, ऐसे डीएम हैं जो संस्कृत ऑप्शनल लेकर के बने हैं। ओके। नहीं, दरअसल आज के समय में क्या होता है कि जो हम्म। संस्कृत है वो 6 to 8 या मैक्सिमम 9th हम्म। उस तक में तो वो लोग एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के तौर पे रख देते हैं। पर मैं ये जानना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट, जब ये हमारी भाषा है ना, इससे ही हमारी सारी पूजा पाठ हर चीज़ होती है, हम्म। तो गवर्नमेंट इसको मेजर क्यों नहीं रखती, हमेशा इसे एक्स्ट्रा सब्जेक्ट का रूप क्यों देती है? कारण क्या है कि यदि आज ही मान लीजिए किसी गवर्नमेंट ने इसको अनिवार्य कर दिया, हाँ जी। तो आने वाली गवर्नमेंट इसको हटा देगी। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है ना। जी। हम हैं जो भी हैं, हाँ जी। हम हैं, हमारी एक पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं, तो ये संस्कार हमारे अंदर आने चाहिए, गवर्नमेंट में नहीं। गवर्नमेंट तो आती जाती रहती है। हाँ जी। इजराइल, अभी एक विशेष मुद्दा सबके सामने जी। है, इजराइल और हमास का। इजराइल की भाषा है हिब्रू। ओके। 1947 में इजराइल आज़ाद हुआ था, भारत के साथ में स्वतंत्रता प्राप्त की थी। इजराइल अपनी भाषा को पूर्णतः समाप्त कर चुका था, उसकी अपनी कोई भाषा नहीं थी, प्रायः कोई बोलने वाले भी नहीं थे। धीरे धीरे हुआ क्या, इजराइल के लोगों ने उस भाषा को अडोप्ट करना शुरू किया, विद्यालय में नहीं लाए, ओके। खुद बिहेवियर में लाना शुरू किया, लोकप्रिय बनाया। लोकप्रिय बनाने के बाद लोगों ने डिमांड की, वी वांट टू लर्न हिब्रू लैंग्वेज। हाँ जी। देन उसके बाद हिब्रू कामकाज की भाषा बनने लगी, स्कूल में अनिवार्य होती चली गई। उसके बाद प्रशासनिक रूप में जो एक पीढ़ी आई आगे, तो वो हिब्रू में सारा काम करने लगी। और आज इजराइल कहाँ स्टैंड करता है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। ये तो खैर सबको पता है, सबके तो दिलो इसलिए जहन कहते हैं को निज पता है। भाषा में ही उन्नति है। हाँ जी। मैं जब पूछना चाहता हूँ कि अगर आज के समय में कोई संस्कृत सीखना चाहता है तो वो कहाँ से सीखे, कैसे करे, आप उसके बारे में थोड़ा बताओ। इफ़ यू वांट टू लर्न संस्कृत लैंग्वेज इन 20 आवर्स, जी। 20 घंटे में संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। आपको जानकर के आश्चर्य होगा। How can सच्ची it में? possible? हाँ बिल्कुल। 20 घंटे? हाँ, केवल 10 डेज, प्रतिदिन 2 घंटा, ओके। और आप संस्कृत बोल सकते हैं। मैंने भी ऐसे ही सीखी है। 20 घंटे आप इस चीज़ का प्रमाण दे रहे हैं? हाँ, मैं प्रमाण बैठा हुआ हूँ ना। ओके। अहम सर्वदा संस्कृतेन वदामि, अहम प्रवासं करोमि, जी। कश्मीरतः कन्याकुमारी पर्यन्तं गच्छामि, जी। सर्वत्र यात्रां करोमि, भारते विदेशेषु अपि मम यात्रा भवति। अहं सर्वदा संस्कृतेन वदामि, सामान्य अशिक्षितजनः अपि मम भाषां श्रुत्वा अर्थं जानाति, कष्टं नास्ति, कारणं संस्कृतभाषा सर्वासां भाषाणां जननी अस्ति। कि अभी आपको समझ में आया? थोड़ा थोड़ा ऊपर से गया। कौन से ऐसे शब्द थे जो मैंने अलग से प्रयोग किए? भाषा भाषा, कश्मीर कश्मीर, कन्याकुमारी कन्याकुमारी। तो ये सभी शब्द क्या हैं? कहने का अभिप्राय है कि संस्कृत सभी भाषाओं की जननी है। तो हम जितनी भी भाषाएं बोलते हैं, उन भाषाओं का प्रादुर्भाव वहीं से हो रहा है। इसलिए संस्कृत समझ में आती है, बोल नहीं पाते, वो एक अलग विषय है। बोल नहीं पाते क्योंकि हमारे अभ्यास में नहीं है, जी। हमने प्रैक्टिस नहीं की, दैट्स व्हाई वी कांट एबल टू स्पीक इन दिस लैंग्वेज। हम्म। बट हम उसे समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड। ऐसे ही जब संस्कृत धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे 20 घंटों में, हमारे उसी लेवल को अप किया जाता है कि आप पहले सुनिए, जी। देन उसके बाद बोलिए। सुनना और बोलना इन 2 घंटे में यही करना है, और 20 घंटे में आप आसानी से संस्कृत बोलना सीख सकते हैं। इसके लिए संस्कृत भारती एक संस्था है, हाँ जी। एक संगठन है, जो अभी तक 27 कंट्रीज में काम कर रहा है, ओके। भारत को मिलाकर के। लाकर, ये बहुत बड़ी बात मैंने है। उसी संगठन में आकर के संस्कृत सीखी है। जी। संस्कृत भारती भारत के हर एक राज्य में है, हर एक जनपद में है, और इसके वॉलंटियर्स जो बिना किसी धन को लिए निशुल्क रूप से संस्कृत सिखाते हैं। तो यदि आपका भी मन है संस्कृत सीखने का, तो आज ही आप सर्च कीजिए संस्कृत भारती और जाकर के संस्कृत सीखिए मात्र 20 घंटे में। इसके अतिरिक्त मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने सब्जेक्ट चुना, ये आपके पास कहाँ से इंटरेस्ट आया? क्योंकि बच्चे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही भागते हैं कि यार उसके अंदर रिएक्शंस हैं, सब कुछ है, तो उसके बारे में थोड़ा बताएं।
एक्चुअली केमिस्ट्री तो हमारे जीवन में है। अभी आप और मैं बात कर रहे हैं, अभी तो केमिस्ट्री है। हाँ जी। अभी जो देख रहे हैं वो भी केमिस्ट्री है, क्योंकि जुड़ रहे हैं। जी। सो केमिस्ट्री तो हमारे जीवन से गई कब थी? हाँ। जो लोग कहते हैं केमिस्ट्री कठिन है, तो क्योंकि हमने उसे समझने का प्रयास नहीं किया। आपके चारों ओर केमिस्ट्री घूम रही है, आप ऑक्सीजन ले रहे हैं, ये क्या है? केमिस्ट्री। जब एक गृहिणी, आपने रसोई का नाम सुना है? रसोई। हाँ जी। रसोई को रसोई क्यों कहते हैं? खाना बनता है। खाना बनता है, नए नए व्यंजन बनते हैं जी, रस का निर्माण होता है। रस माने जो हमें एक रस मिलता है ना, हाँ जी। ये मीठा है, ये खट्टा है, ऐसा रस प्राप्त होता है। रसशाला, रसशाला माने लेबोरेटरी, रसोई है। माँ जब भोजन बनाती हैं तो कितनी मात्रा में चीनी डालनी है, कितनी मात्रा में दूध डालना है, कितना नमक सब्जी में डालना है, तो वो रस बना रही हैं। हाँ जी। तो जितनी भी गृहिणियाँ हैं वो तो बहुत अच्छे से केमिस्ट्री जानती हैं। बिल्कुल। हमने उसे अपने से दूर किया, इसलिए हमें लगता है केमिस्ट्री बहुत कोई अलग से है। नागार्जुन जी का रसशास्त्र। नागार्जुन एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए हैं जिनका रसशास्त्र है। केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, महर्षि अगस्त, आपने नाम सुना होगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के जनक हैं, द फादर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बहुत कम लोग शायद जानते हैं। तो हमें भारत की प्राचीन केमिस्ट्री नहीं, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जूलॉजी, बॉटनी, सब संस्कृत से हैं। जैसे कि अभी संस्कृत की हम अगर बात करें तो केमिस्ट्री को मैं उसी से रिलेट करता हूँ जी, क्योंकि मेरा विषय वही है। केमिस्ट्री और संस्कृत का कॉम्बिनेशन क्या है? तो ऐसे हर एक विषय का कॉम्बिनेशन है। संस्कृत, जैसे कि स्टार्टिंग में ही कहा था कि संस्कृत एक भाषा है। विषय क्या है? मैथमेटिक्स, जूलॉजी, बायोलॉजी, ये सब विषय हैं। अब अगर हम संस्कृत साहित्य की बात करें तो वो केवल 5% है। ओके। बाकी क्या है? 95% क्या है? संस्कृत। यही है, मैथमेटिक्स है, जूलॉजी है। मैंने कहा ना, भाषा के थ्रू सीखना। अब मान लीजिए आपको इंग्लिश आती है, हाँ तो जी। क्या आप केमिस्ट्री भी जानते हैं? हाँ जी, थोड़ा क्या आप बहुत। फिजिक्स भी जानते हैं? थोड़ा बहुत। क्या आप बायोलॉजी भी जानते हैं? जी। क्या आप ऑलराउंडर हैं? जी। कहने का मतलब है आप जान सकते हैं, मैं नहीं जानता। कहने का अभिप्राय ये है, भाषा को जानना विषय को जानना नहीं होता। बिल्कुल। कोई अगर इंग्लिश जानता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे सारे विषय आते होंगे, सारे विषयों की नॉलेज उसे है। माइनर नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज तो हर किसी को होती है। वही हमें है, क्योंकि वो हमारे कॉलेज में हमें पढ़ाया जाता है उतना, तो उतना हम सीख जब आपने फिजिक्स पढ़ी होगी, आपने केमिस्ट्री पढ़ी होगी, तो आपका मीडियम क्या रहा? इंग्लिश। इंग्लिश। इट मीन्स दैट इंग्लिश क्या हुई? एक भाषा। एक भाषा। ऐसे ही संस्कृत में है, हमारे 4 वेद हैं। ओके। एवरी वेद गोट उपवेद। जैसे गांधर्व वेद। गांधर्व वेद क्या है? इसमें संगीत की कितनी कलाएं हो सकती हैं, संगीत कितने प्रकार का हो सकता है, और इंस्ट्रूमेंट्स कितने तरह के हो सकते हैं, उसमें ये बताया गया है। स्थापत्य वेद, जिसे आज आप आर्किटेक्ट कहते हैं जी, कि जिसमें भवन निर्माण कितने तरह से हो सकते हैं, तो ये सब संस्कृत के अंदर ही है। तो ये सब उसी में छिपा हुआ है। तो मैं ये जानना चाहता था कि अब आपको इसमें और कितना समय लगेगा कंप्लीट करने में, एंड इसके आगे क्या फ्यूचर है पीएचडी इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करने का? देखिए, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो मेरी अगर हम चर्चा करें बीएससी एमएससी जी, तो वो केमिस्ट्री में ही है। आप जब बायोलॉजी सॉरी पीएचडी में जाते हैं, हाँ जी। तो आपको एक पर्टिकुलर एक विषय चुनना पड़ता है जिस पर आपका शोध होगा जी। तो जॉब तो आपकी डिसाइड हो जाती है पोस्ट ग्रेजुएशन तक। ठीक है। आप तो उसके बाद शोध कर रहे हैं ना, नया कुछ आप निकाल रहे हैं जी। तो फिर नेट करना, जेआरएफ करना भारत में तो अनिवार्य है। उसके बाद आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जब आप नई कोई खोज कर रहे हैं तो आप एक वैज्ञानिक कहलाते हैं। सो अभी करंटली हम सर को एक साइंटिस्ट के रूप में भी कह सकते हैं। तो सर ने मतलब कि कोई भी फील्ड आप छोड़ नहीं रहे, फिर चाहे वो आर्मी हो, वो पॉलिटिकल लेवल हो, या आरएसएस हो, या फिर एकेडमिक लेवल पे भी आप जहाँ तक सोच सकते हैं उससे थोड़ा सा और आगे सर की पहुँच जा रही है। सर, इसके साथ मैं पूछना चाहता हूँ कि जो लोग पीएचडी करते हैं, मैं जब आपके बारे में स्टडी कर रहा था तो मैंने, जो मेरे नोन में हैं जिन्होंने पीएचडी करी हुई है, तो वो बता रहे थे कि इसे करते हुए ना कई बार स्ट्रेस होता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, आप एक नई चीज़ कर रहे हो,
जिसका अभी तक किसी ने प्रमाण नहीं दिया। तो उसमें उन लोगों ने ना मेडिटेशन रेकमेंड करा है। आप उसे रेकमेंड करते हो या आप खुद उसे फॉलो करते हो? अ, सबसे पहले तो मैं कहूँगा कि केवल पीएचडी स्कॉलर्स ही नहीं, हाँ जी। हर किसी के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो दो रास्तों पर आकर के खड़ा हो जाता है, जब उसे लगता है कि मुझे इधर जाना चाहिए या इधर। ठीक है। ऐसी सिचुएशन मोस्टली जितने भी हम सब हैं सभी के जीवन में आती है। जी। तो कई बार हम अपने कार्य से हताश होने लगते हैं, निराश होने लगते हैं। कई बार हमें लगता है बस कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जब भी आप किसी किसी नए कार्य के लिए बढ़ते हैं, आपने एक कहावत सुनी होगी, अंत ही आरंभ है। हाँ जी। जब तक एक अवस्था का अंत नहीं होता तब तक दूसरी अवस्था आरंभ नहीं होती। जब हम बालक थे, शिशु अवस्था में थे, तो शिशु अवस्था का अंत हुआ तभी तो आप युवा बने। हाँ जी। अब आप रोएंगे इसके लिए बैठ करके, नहीं मेरी शिशु अवस्था चली गई है, मुझे फिर से बालक बनना है। नहीं कर सकते कुछ भी। उसका कोई अब आप बाल युवा हो गए तो युवा रहेंगे, युवा हो लेकिन ये अवस्था भी जाएगी। तो एक अवस्था का अंत, दूसरी अवस्था का आगमन। ठीक ऐसे ही यहाँ पर है, जीवन भी इसी तरह से चलता है। जीवन की छोटी छोटी बारीकियों को समझने के लिए आपको स्वयं को समझना अनिवार्य है। अगर आप स्वयं को जानते हैं तो फिर किसी और को जानने की अधिक आपको वहाँ पर एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है। जी, आपने यदि स्वयं को जान लिया है तो फिर आप किसी को भी जान सकते हैं। सामान्यतः आप किसी के मन के भावों को समझ सकते हैं, आप किसी से भी, आपका जो संबंध है वो स्नेहात्मक हो जाता है। ध्यान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें आप स्वयं से ही निकल रहे होते हैं, स्वयं की यात्रा है ये, किसी बाहर की नहीं है। बिल्कुल। तो मैं तो हर किसी के लिए ये बात कहूँगा कि आप सभी को ध्यान करना चाहिए, क्योंकि ध्यान किसी का ऐसे नहीं है कि पर्टिकुलर किसी देवता से जुड़ा हुआ है या किसी देव से जुड़ा हुआ है, नहीं। हाँ जी। आप अपना ध्यान कीजिए, स्वयं का ध्यान कीजिए। आप स्वयं को जानते हैं क्या? जब आप स्वयं को जान लेते हैं तो आप नई नई रिसर्च करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो सबसे पहले अपने आप को जानिए, आपके थॉट्स क्या हैं, आप है क्या, आप एक्चुअल में करना क्या चाहते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप आराम से अपने पास में बैठते हैं, खुद के समीप बैठते हैं, तब समझ में आती है। अभी आप और मैं बैठे हैं। हाँ जी। अभी आपने इतने सारे क्वेश्चन पुटअप किए जी। इतनी सारी बातें निकल करके आ रही हैं, तब ये सब तक पहुंच रही है। बिल्कुल। अगर आप ही क्वेश्चन पुटअप ना करें या मैं आंसर ही ना दूं तो कैसे आप समझ पाएंगे? बिल्कुल। सेम थिंग इज हियर। अपने साथ भी हमें क्वेश्चन आंसर करने चाहिए, अपने आप को समय देना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है, मेरे जीवन में बहुत महत्व है इस कहावत का। मैं यहाँ तक अगर बढ़ा हूँ तो इसी कहावत के द्वारा। जी। सेल्फ ऑनेस्टी इज द बेस्ट ऑनेस्टी। इफ यू आर ऑनेस्ट योरसेल्फ देन यू कैन डू एवरीथिंग इन योर लाइफ, बट इफ यू आर नॉट ऑनेस्ट योरसेल्फ देन यू कैन डू नथिंग। सो ऑनेस्टी किसी को दिखाने के लिए नहीं, मैं क्या हूँ, मैं क्या करता हूँ, ये किसी को दिखाने के लिए नहीं करना चाहिए, खुद के लिए। और ये जो ये स्पिरिट है ना, ये तब आती है जब आप अपने पास बैठते हैं। नहीं तो हम अपने आप से भाग रहे हैं, हर कोई भाग रहा है, दौड़ रहे हैं, कहाँ दौड़ना है, जाना कहाँ है, नहीं पता है, ये किसी को भी नहीं पता। इसलिए ध्यान तो सभी को करना चाहिए। तो सर, आज जैसे आपका इतना बिजी स्केड्यूल है, सुबह से लेके इवनिंग तक, इवन नाइट भी आपके प्रोसेस में लगी रहती है, उसके बीच आप समय कैसे निकालते हैं अपने लिए, या ये कभी कभार ही हो पाता है? नहीं, ध्यान तो प्रतिदिन की क्रिया है। मैं सोने से पहले 5 मिनट के लिए ज़रूर बैठता हूँ अपने पास में। ओके। आज मैंने पूरे दिन क्या क्या किया, आज मैं किस किस से मिला, मेरी क्या क्या बातें हुई, थोड़ा शॉर्ट में उनको समझना की कोशिश करता हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं मैंने किसी को हर्ट किया हो, हाँ जी। कहीं ऐसा तो नहीं है मैंने कुछ ऐसा कोई काम किया हो जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अगर हो गया है तो फिर उसे ठीक कैसे करना है, उसे ठीक कैसे, यही है अपने पास में बैठना। अपने पास में बैठने के लिए आपको समय की ज़रूरत नहीं है कि आप कब बैठेंगे, ध्यान सुबह ही करेंगे बस बैठ करके मॉर्निंग में 4 बजे, ऐसा नहीं सुबह करना चाहिए। आप कभी भी बैठ सकते हैं, अपने पास बैठना है ना। सर, इसमें एक चीज़ मुझे और जाननी थी आपसे कि पीएचडी करी, अब उसके साथ आप आरएसएस के कार्यकर्ता है ना, आपकी विचारधारा उनसे बहुत ज़्यादा मेल खाती है। तो जो उनके समय लीडर है मिस्टर मोहन सर, आपकी उनसे मुलाकात हुई? हाँ, मैं उनसे मिल चुका हूँ जी। और पूजनीय सरसंघ चालक हैं वो। हाँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय नागपुर में है। ओके। तो आरएसएस में, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में कार्य करने की 2 पद्धति है जी। एक तो है प्रचारक, एक है कार्यकर्ता। प्रचारक माने जो अपना सब कुछ छोड़ करके केवल राष्ट्र के लिए ही काम करेगा। कार्यकर्ता माने वह जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके
अपने जहाँ रह रहा है वहीं पर रह करके राष्ट्र के कार्य को गति देगा। तो ये 2 शैली है। तो आपने कहा कि आप इधर आए, प्रभावित हैं। हम कहते हैं विचार को जी रहे हैं। संघ एक विचार है। ओके। तो ये विचार कोई भी जी सकता है। बिल्कुल। तो संघ माने एक विचार, राष्ट्र का विचार। परम वैभवम नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, ये विचार है कि इस राष्ट्र को परम वैभव तक लेके जाना। वैभव नहीं, परम वैभव तक परम लेके वैभव। जाना। वो वैभव जो इस भारत का रहा है, इसको वहां तक लेके जाना। तो अकेला व्यक्ति तो लेके जा नहीं सकता। बिल्कुल। संगठन की आवश्यकता है। बिल्कुल। तो इसीलिए संघे शक्ति कलि युगे, ऐसा शास्त्र भी कहते हैं। तो सर इसमें जुड़ना आपका कब से हुआ? मैं And 2016, अच्छा, जब से ही? मैं तब से ही इधर हूँ, ओके। जब से मैंने संस्कृत सीखी। संस्कृत सीखी। ये बहुत अच्छी बात है। सर पब्लिक के माइंड में ना एक मिथ है, जो अक्सर कई बार जब न्यूज़ चैनल में डिबेट्स होती है वो तब भी बात बाहर आती है, पर उसका किसी के पास प्रॉपर आंसर नहीं है। तो आज मुझे ये मौका मिल रहा है, आप प्लीज़ इस चीज़ को क्लियर कीजिए कि पब्लिक के माइंड में ये मिथ है कि वो लोग ये सोचते हैं कि आरएसएस जो है वो गाइड करता है, वो भाजपा को गाइड करता है। तो ऐसा कुछ है या नहीं है, आप उसके बारे में थोड़ा बताइए। आई नो ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, बट इससे क्या होगा, पब्लिक क्लियर होगी कि भाई हाँ ऐसा जो भी है क्या है वो आप बताएं। मैं केवल एक ही बात कहूँगा, एक उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। जी। मैं ऐसा नहीं कहूँगा गाइड करती है नहीं करती है। मैं सिर्फ एक उदाहरण देता हूँ। आप किस विद्यालय में पढ़े हैं? डीपीएस राजस्थान। ओके। आपके साथ कितने स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में? मेरे साथ थे 35। 35। क्या सभी एक ही प्रोफेशन में हैं? नहीं। होने चाहिए थे? नहीं। ओके। सेम थिंग इज हियर। संघ एक विद्यालय की तरह है जो एक विचार दे रहा है, राष्ट्र का विचार। अब उसमें भाजपा भी है, उसमें अन्य अनुसांगिक संगठन भी है। मान लीजिए जैसे आप विद्यालय में पढ़े तो सभी एक प्रोफेशन में नहीं जाते। ऐसी संघ में एक विचार के साथ जुड़ने के बाद किसी को लगता है मेरी क्वालिटी है कि मैं राजनीति के द्वारा सेवा कर सकता हूँ, तो वो राजनीति में जाता है। किसी को लगता है मैं संस्कृत के द्वारा सेवा कर सकता हूँ, तो वो संस्कृत भारती में जाता है। किसी को लगता है मैं कुष्ठ रोगियों की या समाज के बीच में जाकर के, झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के सेवा कर सकता हूँ, तो वो सेवा भारती से जुड़ता है। संघ सबको एक प्लेटफॉर्म तैयार करता है, आप यहाँ पर जाकर के काम कीजिए उनके रुचि के अनुसार। ये चयन किसका हुआ? जो विद्यार्थी स्कूल में पढ़ रहा है। तो संघ यही कार्य करता है। अब आप इसे कहें कि विद्यालय ने उसे गाइड किया है नहीं किया है, तो ये मैं नहीं कह सकता। तो अब ये स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड आंसर है कि आपको इस एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो कि ऐसा कुछ नहीं है। उन्हें इनकी विचारधारा अच्छी लग रही है क्योंकि ये एक्चुअली में बहुत सही चीज़ है, तो वो इसको फॉलो कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लोग बाग गाइड होके चल रहे। सर ये तो हो गई पॉलिटिकल बातें। अब उसके अलावा मैं जनरली वैसे पूछना चाहता हूँ कि आपका पॉलिटिक्स में मन है? राजनीति क्या है? राज की नीतियां। हाँ जी। तो नीति क्या है? नीति वह जो राज्य को स्थापित करने के लिए प्रस्थापित की जाए। तो आप भी कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। हम भी अपने अपने स्टेट को स्थापित करना चाहते हैं, अपने अपने देश को स्थापित करना चाहते हैं। तो ये राजनीति को एक हमने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया है। राजनीति माने एक ऐसा प्रकल्प, एक ऐसा आयाम जिसमें अच्छे व्यक्ति नहीं जा सकते। जी। राजनीति सबके लिए, राष्ट्र सेवा करनी है, आप सब जाइए। और जहाँ तक मेरे जाने या आने जाने की बात है, तो देखिए संगठन को जहाँ लगता है वो उस अनुसार कार्य करे। तो सर ये तो चीज़ें हो गई। इसके अलावा ये जानना था कि एस्ट्रोलॉजी में आप विश्वास रखते हैं? मैंने आपको एक बात बताई थी स्टार्टिंग में ही। हाँ जी। संस्कृत में विधाएं होती हैं, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। हम ही नहीं कहते भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, हाँ जी। जीव विज्ञान। जीव विज्ञान माने जिसमें जीव का अध्ययन किया जाता है। जीव क्या है? ये शरीर। ये तो बाहर से किया जा रहा है ना। अब इसके अंदर का अध्ययन कैसे करेंगे आप? तो उसके लिए खगोलीय विज्ञान, जिसे हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं, जिसको बाद में चल करके एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है।
ये सारी की सारी जो प्रिडिक्शंस हैं, ये डिपेंड करती हैं ग्रह, नक्षत्र और राशियों के अनुसार। जिस समय बच्चे का जन्म हो रहा है, जन्म के समय कौन सा नक्षत्र है, कौन सी राशि है और कौन सी ग्रह किस स्थान पर स्थित है, ये पूरा का पूरा एक गणितीय सिद्धांत है। एस्ट्रोलॉजी पूरी गणित पर आधारित है, जिसे हम वैदिक गणित कहते हैं। उसके अनुसार आंकड़े लगाए जाते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो देखते हैं कहाँ पर कौन सी ग्रह है, उसके अनुसार वो अपनी प्रिडिक्शंस देते हैं। तो मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजी गलत नहीं है। गलत है ये। और गलत तो देखिए संसार में कुछ भी नहीं है, हाँ जी। हमारा दृष्टिकोण गलत है ना जी। अब हम लोग सोचते हैं एस्ट्रोलॉजी माने मेरा भविष्य बता दे और बस वो ठीक हो जाए। कर्म हमने जैसे किए वैसे तो मिलना निश्चित है। तो जो ज्योतिष है वो आपके कर्मों के बारे में बता रहा है, आपने क्या क्या कर्म किए हैं और आप इस जीवन में कैसे रहने वाले हैं। जी। तो उसे तो भगवान भी नहीं बदल सकते आपके कर्मों को, कर्म तो भोगना पड़ेगा। बिल्कुल। इसीलिए आध्यात्मिक शक्ति अगर आपके अंदर है तो आपके अंदर एक सहन शक्ति उत्पन्न हो जाती है कि आप बड़े से बड़ी विपदाओं को भी सहज ही पार कर जाते हैं। जैसे कोविड आया, जी। कोविड में हम सभी रहे। जिन लोगों के अंदर आत्मविश्वास की कमी थी, जी। वो बहुत डर गए, सहम गए। लेकिन कुछ लोग वहीं पर थे, संघ के स्वयंसेवक, अन्य संस्थाओं के कार्यकर्ता, वो बाहर निकल करके आए। उन्होंने पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करनी शुरू की। बिल्कुल। किंतु उन्हें क्या डर नहीं था उनका जीवन चला जाएगा, उनमें हिम्मत थी। एक आत्मविश्वास था। तो ये जो स्पिरिट है ये आपके अंदर तब आती है जब आप हर चीज़ को पॉजिटिवली ले रहे होते हैं। तो मुझे लगता है सकारात्मक दृष्टिकोण हर एक कार्य को करने के लिए सहायक है। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, मैं जब से आया यहाँ पे एंड आपसे मुलाकात हुई, एक एनर्जी होती है जो एक सामने वाले बंदे को फील होती है कि वो उसके पास बातें सुनता रहे। इतनी पॉजिटिविटी वाइब्स मुझे आ रही हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि लिटरली मन ऐसा कर रहा है कि बस बात चलती रहे, हमारी बातचीत होती रहे बस। इसके लिए मुझे लगता है कि आपने ऐसा कहा, ये तो सब उनकी कृपा का असर है, बाकी हमारे अंदर कुछ ऐसा कुछ भी नहीं है। नहीं, लिटरली ये चीज़ मुझे यहाँ तक फील हो रही है कि मन शांत है, इधर उधर दिमाग भटक नहीं रहा। तो इसका कारण क्या है? इतने पॉजिटिव कैसे? तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई लिखी है, हाँ जा पर कृपा राम की होई ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर वो रीझ जाते हैं तो सब उनके सानिध्य में आकर के सबको लगता है कि हाँ इनके अंदर कुछ विशेष है। हाँ। लेकिन कहीं ना कहीं वो उन्हीं की विशेषता है जो झलक रही है सिर्फ। तो उनके अंदर कितनी होगी ये कहना तो कठिन है। कठिन। तो मुझे लगता है जब हम सिद्धांतों के अनुसार चल रहे होते हैं, जब हम शास्त्रों का पालन कर रहे होते हैं, तभी ये हर किसी के अंदर ये चीज़ें होती हैं। हमारे जितने ऋषि मुनि, जितने संत हुए हैं, आप उनके सानिध्य में जब जाते हैं तो आप एक अलग आनंद का अनुभव करते हैं। वो कुछ नहीं करते आपके साथ में, आप उनके पास में जाकर के बैठे एक शांति मिलती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उस शांति को गेन किया है। उनके अंदर शांति है इसलिए आपको शांति मिल रही है। अभी यदि मेरे अंदर क्रोध होगा तो आपको भी क्रोध आएगा। हाँ जी। अगर मैं शांत हूँ तो सामने वाला व्यक्ति अगर मिल रहा है तो वो भी शांति होगी। बिल्कुल। इट्स लाइक हम कह सकते हैं कि टोटली अपने ऊपर डिपेंड करता है हम क्या है। इसके लिए मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमें भगवत गीता का अध्ययन करना चाहिए। ओके। तो वहाँ पर भी सहायता मिलती है कि आप कैसे बनना चाहते हैं और आपको जाना कहाँ है और क्या स्पिरिट आपकी होनी चाहिए। भगवत गीता से मुझे बात याद आई कि हमें पता चला आप भगवत गीता पढ़ाते भी हैं। आपके कई छात्र हैं जो कि सुबह आपका टाइम पीरियड शायद से 8 बजे से 9 बजे तक का है। आप ऑनलाइन पढ़ाते हैं, उसके बारे में बताएं क्योंकि हमारे बीच या हमारी ऑडियंस में कई ऐसी जनता है जो उसे ढंग से नहीं पढ़ पाती, जिनका पढ़ना है पर उनके पास समय नहीं। तो ऑनलाइन एक ऐसा मात्र है जिससे हर कोई कहीं भी एक्सेस कर सकता है, तो आप उसका थोड़ा बताएं। देखिए, श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जो आपका जीवन है। जीवन को जीना कैसे है ये भगवत गीता सिखाती है। अर्जुन एक ऐसी सिचुएशन में है जो बिल्कुल डिप्रेस्ड हो चुका है। वो सेइंग कि मैं ये युद्ध नहीं करूँगा हाँ जी। और मैं भीख मांग लूँगा पर इन्हें मारूंगा नहीं। तो फिर आप युद्ध क्षेत्र में करने के आए थे जब आपको भीख ही मांगनी थी? बिल्कुल। सेम थिंग हम सभी स्टूडेंट्स के साथ में आती है। हमने कोई लक्ष्य लिया
बाद में लगता है नहीं यार छोड़ो इसको, कुछ और देखते हैं, इसमें तो कुछ बात हो नहीं रही है, हम दूसरा लक्ष्य पकड़ते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपने पहले डिसाइड नहीं किया था क्या? इसलिए लक्ष्य को चुनने के लिए बिल्कुल एकदम डेडिकेशन के साथ में लगना। जैसे अर्जुन कहता है कि नकांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगे जीवितेन वा। ओके। मैं ये राज्य नहीं चाहता, मैं सुख भी नहीं चाहता, तो फिर यहाँ करने क्या आए हो? जब तुम्हें राज्य नहीं चाहिए, जब तुम्हें सुख नहीं चाहिए, तो फिर युद्ध करने क्यों आए हो? बिल्कुल। इस रोग को कहते हैं हिस्टीरिया। वर्तमान में मनोवैज्ञानिक इस बात को जानते हैं, मनोविज्ञान में इस रोग का नाम हिस्टीरिया है। व्यक्ति विपरीत बोलता है, जी। माने हमेशा वह बोलेगा जो वो नहीं चाहता। अब राज्य भी चाहिए था, हाँ जी। सुख भी चाहिए था, ऐश्वर्य भी चाहिए था, तभी तो युद्ध करने के लिए आए हैं। बिल्कुल। तो इस हिस्टीरिया नामक रोग से मुझे लगता है अधिकांश लोग पीड़ित रहते हैं। कृष्ण और भगवत गीता इस हिस्टीरिया नामक रोग से निकालने में सहायक है। ओके। तो इसलिए भगवत गीता में वो सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बाहर निकल सकते हैं। एक मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, मैं जीवन में जब भी मुझे लगता है कि कहीं भटकाव आ रहा है, हालांकि टचवुड उनकी कृपा से अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं, लेकिन 2016 से पहले की जर्नी की यदि बात करूँ तो बहुत भटकाव आए हैं। ओके। ऐसा नहीं है अभी भी नहीं आते, कभी कभी मानव हैं हम, आ ही जाती चीज़ें। तो उसके लिए भगवत गीता एक सहायक ग्रंथ है, आपकी हर एक समस्या का समाधान है। तो मैंने खुद अनुभव किया है। उसके बाद पिछले 2.5 साल से हमारी क्लासेस चल रही भगवत गीता की, जो कि ट्विटर पर होती है, ऑनलाइन क्लासेस रहती है प्रातः 8 बजे से 9 बजे तक, जिसमें हम प्रतिदिन एक ही श्लोक करते हैं। चैप्टर नंबर 1 से चलते आ रहे हैं, केवल एक ही श्लोक। जी। वो श्लोक हमारे डे टू डे लाइफ में कहाँ है और मैं वहाँ कहाँ स्टैंड करता हूँ, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें उस कक्षा में रहती। तो पब्लिक के लिए एक बहुत अच्छी बात है, मैं इस चीज़ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। सर को फॉलो कीजिए ट्विटर पे, एंड जिसको भगवत गीता पढ़नी है वो उसे वहाँ से पढ़ सकता है। सर, इसके अलावा जो और भी हमारे हिंदी की बुक्स हैं, जैसे रामायण हो गई, शिव पुराण हो गई, इनसे भी क्या इस तरीके की सीखने की चीज़ें मिलती हैं? शिव महापुराण है, भगवत भागवत महापुराण है, जी। और ऐसे 18 पुराण हैं, और उपनिषदों की संख्या भी अधिक है। 4 वेद हैं, अरण्यक हैं, इतने सारे ग्रंथ हैं, जीवन निकल जाएगा ओके। पर पढ़ नहीं पाएंगे। ओके। इसलिए सबसे सीखने के लिए मिलता है। आप अपने जीवन में कोई भी एक ग्रंथ अपना लीजिए बस, लेकिन होना चाहिए। आप किसी एक ग्रंथ को अपना लीजिए और चलते रहिए, क्योंकि देखिए इतने सारे ग्रंथ हैं, हाँ। मुझे नहीं लगता हम सारे पढ़ पाएंगे। एक ग्रंथ को अपने जीवन में ले लीजिए और उसके अनुसार चलिए। माने आप 100 पुस्तकें पढ़ते हैं, जी। उससे बेहतर है कि आप एक पुस्तक को पढ़ करके उसे अपने आचरण में ले आएं। बिल्कुल। वो आपके बिहेवियर में झले, मतलब वो दिखे आपके बिहेवियर में कि हाँ इस व्यक्ति ने इस ग्रंथ का अध्ययन किया है तो इसका व्यवहार वैसा है। बिल्कुल। तो ग्रंथ सभी सिखाती हैं, जीने की कलाओं को सिखाते हैं। चाहे वो भागवत महापुराण हो तो कृष्ण की लीलाओं को सिखाती है कि कृष्ण के जैसा चरित्र हमारा होना चाहिए, जैसा चरित्र कृष्ण का था, एक वो सबको अट्रैक्ट करने वाले, हाँ जी। अट्रैक्शन का केंद्र। ऐसे ही शिव महापुराण हमें क्या सिखाता है कि हमें काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, इन सब से परे रहना चाहिए। ये तो हमें सारे ग्रंथ ही सिखाते हैं, बिल्कुल। किंतु शिव सिखाते हैं कि हम कैसे संसार के लिए अपने आप को अर्पित कर दें। शिव का अर्थ है कल्याण, जो सदैव सबके हित के लिए ही चिंतन करते हैं। हाँ जी। ऐसे ही अनेकों पुराण है, देवी पुराण है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, बहुत सारे पुराण हैं, सब सिखा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक मनुष्य को अपनी ज़िंदगी में कोई ना कोई एक ग्रंथ चुनना चाहिए, बिल्कुल। उसे वो पढ़े, बार बार पढ़े, उससे वो सीखे, और जो वो सीख रहा है उसे अपनी दिनचर्या में यूज़ करे। बिल्कुल। मुझे ये पूछना था कि आज के समय में पब्लिक पैसे के पीछे बहुत भागती है, क्योंकि हर कोई ये सोचता है कि यार पैसा सबसे बढ़कर है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि वेल्थ, हेल्थ एंड मनी, आप इन तीनों को किस तरीके से ऑर्डर में रखेंगे आपके पर्सपेक्टिव से? तीनों ही अनिवार्य है, एक के बिना भी काम नहीं चलेगा।
अभी हम लोग बैठे हैं, चर्चा कर रहे हैं, तो अगर हमें कुछ भोजन करना है हाँ तो भोजन तो बिना पैसे के तो आएगा नहीं। बिल्कुल। अर्थ की आवश्यकता तो है। और भोजन किसके लिए जरूरी है? शरीर। स्वास्थ्य के लिए। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। शरीर माध्यम है धर्म की साधना करने के लिए। अगर शरीर ही ठीक नहीं होगा, कौन सा कर्म कर लेंगे आप? बिल्कुल। कौन से राष्ट्र कार्य को आगे बढ़ा देंगे? हाँ जी। पता चला खुद ही बीमार पड़े रहते हैं, अपनी सेवा करा रहे हैं, तो आप राष्ट्र सेवा क्या करेंगे? बिल्कुल। तो अर्थ, बुद्धि और स्वास्थ्य तीनों ही अनिवार्य है। हमारे यहाँ पुरुषार्थ चतुष्टय बताए गए हैं। 4 पुरुषार्थ माने हर एक व्यक्ति के जीवन में होने चाहिए। क्या क्या? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो धर्म के अनुसार चलिए, अर्थोपार्जन कीजिए। किसने माना किया? हमारे यहाँ तो उपनिषद कहते हैं। हाँ जी। ईशो उपनिषद का पहला ही मंत्र कहता है, ईशावास्यम इदम सर्वम यत् किंचित जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीधा मां गृध कस्यस्विद धनम। इस संसार में जितना भी कुछ दिख रहा है, इस सबका उपभोग करो, उपयोग करो, किंतु त्याग की भावना से। उसमें आसक्त नहीं हो जाना, उसमें अटैच नहीं हो जाना, उससे जुड़ नहीं जाना। आप मान लीजिए अभी हमें जाना है, कैब, मेट्रो या फिर हम पब्लिक व्हीकल्स का उपयोग करते हैं, नहीं मैं तो पैदल जाऊंगा। तो वर्तमान समय की मांग क्या है? संसाधनों का उपयोग कीजिए, किंतु उनमें जुड़ मत जाइए कि नहीं मैं गाड़ी होगी तभी जाऊंगा, बिना गाड़ी के तो मैं निकलूंगा नहीं। तो ये आसक्ति नहीं होनी चाहिए। अनासक्त भाव से आप अर्थोपार्जन कीजिए और उसका सदुपयोग कीजिए। काम माने उसका उपयोग करना, अपने जीवन को चलाने के लिए। एक गृहस्थ जीवन है। हाँ जी। श्री राम जी क्या गृहस्थ नहीं थे? माता सीता जी साथ में थी, वो भी तो राज्य उन्होंने भी तो चलाया ना। बिल्कुल। तो क्या उन्होंने धन का संग्रह नहीं किया? करा। किंतु किसके लिए किया? प्रजा के लिए। तो हमारे पास जो होना चाहिए वह सर्व समाज का है, वह केवल मेरा ही नहीं है, ऐसा भाव ना हो करके वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो। पूरा विश्व मेरा परिवार है, और अगर मेरे पास 10 रुपए हैं और मेरा पड़ोसी भूखा सो रहा है, तो मैं उस 10 का क्या करूंगा? बिल्कुल। माने कहते हैं साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। माने मेरे घर अगर कोई आए तो वो भूखा ना जाए, इसकी चिंता किसको करनी है? हमें। तो इतना पर्याप्त होना चाहिए। इसलिए अर्थ तो आवश्यक है, स्वास्थ्य भी अनिवार्य है और बुद्धि भी अनिवार्य है। बुद्धि के द्वारा बहुत सारे कार्य संपन्न होते हैं। अभी ये जो आप हमारी बातें चल रही हैं, आपने बुद्धि के द्वारा तो इतने सारे प्रश्न लेके आए। नहीं जी, ये तो बस वो चीज़ें थी कि जो पब्लिक के माइंड में चलती है, हम उनका एक जरिया है कि हम वो आपके तक लाए। इसके अलावा मैं पूछना चाहता था कि ये तो आपका प्रोफेशनल लाइफ हो गया, है ना? कोई हॉबीज जो कि अलग हो इन सबसे? ऐसे तो हॉबीज़ तो देखिए, हॉबीज़ क्या होती है? अगर आपकी हॉबीज़ कुछ आपके कर्म से अलग है, तो इसका मतलब आप 2 रास्तों पर हैं। ओके। अपनी हॉबीज़ को ही अपना कर्म बना लीजिए। ओके। तो मेरा कर्म ही मेरी हॉबी है जी। मैं जो कार्य कर रहा हूँ, मेरा राष्ट्र ही मेरी हॉबी है। मैं ये नहीं कहता मैं बहुत बड़ा राष्ट्रवादी हूँ, प्रयास कर रहा हूँ। और मुझे इसमें ये जानना था, राष्ट्रवादी जैसे आपने बताया कि बहुत सारे देश हैं, उनके अलग अलग रूल्स रेगुलेशंस है ना? तो आपको कोई ऐसी कंट्री है जिसके आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस पसंद हो और आप वो चाहते हो कि हाँ ये चीज़ हमारे भारत में भी होनी चाहिए ताकि इसका डेवलपमेंट और अच्छा हो? हाँ, ऐसे अगर मैं किसी भी राष्ट्र की, किसी भी देश की बात करूँ, तो राष्ट्र तो भारत है, बाकी तो सभी देश है। राष्ट्र माने एक जीता जागता पुरुष। यहाँ पर नदियों को माँ कहा जाता है। तो मैं किसी बाहर की कंट्रीज़ के लिए नहीं कहूँगा कि वहाँ से हमें फॉलो करने की आवश्यकता है। जब भी कोई समस्या में होता है तो भारत की ओर देखता है। बिल्कुल। तो भारत अपने आप में समर्थ है, हमें किसी की चीज़ अपनाने की आवश्यकता नहीं है। हम अपनी कोई अपना ले वही बहुत है। वो बहुत है, हम उसमें पीछे रह रहे हैं। हमारे यहाँ तो पत्थरों को भी पूजते हैं भगवान के नाम से। हमारे यहाँ पर्वतों की पूजा होती है। अभी दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा होगी। गोवर्धन क्या है? गोवर्धन एक पर्वत का नाम है। उस पर्वत की भी हम पूजा कर रहे हैं, क्यों? और कितनी सामरस्यता और कितना सामंजस्य हमारे अंदर आएगा और कितने विनम्र हम बनेंगे। ये भारत सिखाता है सबको कि हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए। हम चींटी को मारते नहीं हैं,
हम कहते नहीं अपराध हो जाएगा, हम तो जिमाते हैं चींटियों को भी। आपने देखा होगा माताएं घरों में घर से बच्चे को देते आटे हैं, बेटा का ये आटा डाल देना चींटियों डाल को, देता। मारना नहीं है। तो यहाँ पर विश्वास किया जाता है कि जहाँ पर जिस प्रकार की आवश्यकता है उस प्रकार से चलना। तो ये तो भारत से सीखना चाहिए, जी। धर्म ग्रंथों में यही है सब। तो इसके साथ ही ये तो हमारी चीज़ें हो गई जो कि एकेडमिक लेवल एंड पॉलिटिकल लेवल, वो सब चीज़ें हो गई। बट पर्सनल लेवल पे कि अब आपके आने वाले फ्यूचर गोल्स क्या है? कि देखिए एक एम जैसे हर कोई सेट करता है कि यार हाँ मुझे ये मुकाम हासिल करना है, तो वो मैं जानना चाहता हूँ। देखिए लक्ष्य तो सबका एक ही है, स्पष्ट है। मैं जैसे कि आपको प्रारंभ में ही बताया, हम एक लक्ष्य को लेकर के चलते हैं जीवन में हाँ जी। कि हमारा दीर्घकालीन लक्ष्य होना चाहिए। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या, हम हमारा जन्म जिस उद्देश्य से हुआ है हम उस उद्देश्य को समझ लें और जीवन पर्यंत उसके अनुसार चलें। तो मेरा लक्ष्य भी वही है। ओके। ये तो सब आप बाहर का देख रहे हैं, हाँ जी। किंतु आंतरिक रूप से मैं आपको वो वास्तविकता बता रहा हूँ कि जीवन का लक्ष्य वो होना चाहिए जो जिसके लिए आपका जन्म हुआ, तो बस वो सार्थक हो जाए, ये ईश्वर से कामना है। मैं इसमें, मुझे जब आपने आपने बताया कि थोड़ा सा समय लगा था जब आपने आर्मी को ड्रॉप किया, तो उस समय फैमिली का क्या इम्पैक्ट था, मैं वो जानना चाहता हूँ। क्योंकि हमारे बीच में कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने करियर शिफ्ट करा, क्यों उनका चॉइस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ सेटिस्फेक्शन, बहुत चीज़ें कारण बनते हैं। तो उस समय फैमिली का क्या सपोर्ट रहा, फैमिली का क्या इम्पैक्ट है, और वो ज़रूर बताएं। कोई भी बालक जब किसी भी एक मार्ग से दूसरे मार्ग की ओर बढ़ता है तो निश्चित रूप से परिवार को लगता है कि कहीं वो गलत ना हो जी, क्योंकि परिवार आपका अहित नहीं चाहता, वो आपका हित चाहता है। माता पिता कौन है, प्रतिपल निस्वार्थ भाव से ये चाहते मेरे बच्चे का कल्याण हो, मेरा बच्चा तरक्की करे, उनका इतना सा स्वार्थ है। तो माता पिता कभी अहित नहीं चाहते। तो मैं तो यही कहूँगा हमें माता पिता की आज्ञा का सर्वदा पालन करना चाहिए। दूसरा, जब आप ड्रॉप आउट करते हैं तो आप उन्हें समझाइए आप करना क्या चाहते हैं, थोड़ा बैठिए चर्चा कीजिए। कोई भी परिवार तैयार नहीं होता, मैं कहूँ मेरा परिवार एकदम तैयार हो गया होगा ऐसा नहीं है। समय लगा। रिएक्शन सबका अलग था कि नौकरी छोड़ के आ गया, पागल है, दिमाग खराब हो गया इसका। किंतु एक समय के बाद जी। आज वो कहते हैं आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो हमारे परिवार में, आज वो ऐसा कहते हैं। तो मेरे लिए तो सबसे बड़ी सौभाग्य की बात यही है ना कि जब माता पिता कहने लगे कि हाँ मेरा बच्चा अच्छा काम कर रहा है। जी, उससे आगे तो खैर कुछ और होता है ही। तो सर थैंक यू, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर करा। एंड सबसे बड़ी बात थी कि सर का जो मुझे नेचर बहुत एक्सेप्टिंग लगा, क्योंकि हर कोई इतने इजीली अपनी मन की बातें या अपने एक्सपीरियंस शेयर नहीं करता। एंड एट लास्ट मैं पब्लिक को यही कहना चाहता हूँ कि आप यहीं तक मत सीमित रहिएगा। सर के साथ बहुत जल्द एक नेक्स्ट एपिसोड आने वाला है जिसके अंदर हम और ग्रंथ से रिलेटेड, हमारी संस्कृत भाषा से रिलेटेड और चीज़ें हम जानेंगे। सो थैंक यू सर। एंड अगेन सबको हैप्पी दिवाली, सबके घर पे बहुत सारी खुशियाँ हैं। एंड थैंक यू।